गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से मन लगा कर के पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे स्वस्थ होंगे। तो आइए हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। 2 हमारे पैसेज यानी कि स्टंजा पोइम के हो चुके हैं। आज हम अगले स्टंजा की बात करेंगे और उससे पहले वही एक छोटी सी गुजारिश, लाइक कमेंट शेयर, और जो नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही एक छोटी सी गुजारिश रहती है हर बार मेरी, और फीडबैक ज़रूर दें। एक शिकायत है ये छोटी सी आपसे कि आप देख करके ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, किसी प्रकार का कोई फीडबैक नहीं देते हो और बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये गलत बात है। ठीक है भाई, तो आइए हम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बात किए बिना हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। और जो पोइम के हमारे 2 स्टंजा हो गए हैं, आज हम नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड की। देखिए, थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा स्टंजा है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। यहाँ पर जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह इंसान जो है वो अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर वो साइलेंस मेंटेन करे तो इन सब बातों के लिए उसे सेल्फ एनालिसिस का, इंट्रोस्पेक्शन का समय मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें ये क्या कहता है कि किस तरह से उसे समय मिलने पर क्या होगा। अगर वो इंट्रोस्पेक्शन करे, अगर वो साइलेंस मेंटेन करे, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यानी कि जो बिल्कुल ठंडे समुद्र होते हैं उनके अंदर जो फिशरमैन क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ने का काम करते हैं। तो अगर वो समय निकालें, यानी कि शांत रह करके इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तो वो उन्हें एहसास होगा इस चीज़ का कि वो क्या कर रहे हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कि वो नेचर को, जानवरों को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन के दौरान उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वो हार्म कर रहे हैं व्हेल्स को, यानी कि जो मछलियां हैं उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके साथ निर्दयता दिखा रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और वो इंसान जो क्या करते हैं, गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि जो समुद्रों के अंदर जो नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो एक ऐसा समय जब वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन में लेकर आएंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो क्या कर पाएंगे वो लोग, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो वो ये भी देखेंगे कि हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम किस कंडीशन में काम कर रहे हैं, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम केवल एडवांसमेंट के नाम पर जो हम डेवलप करने की जो बात कर रहे हैं, उसमें रियली में किसका कितना क्या नुकसान हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें कब मेंटेन होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें तब मेंटेन होंगी तब हम सोच पाएंगे कि चीज़ें क्या ठीक हो रही हैं, क्या गलत हो रही हैं। तो यहाँ पर फिशरमैन का और जो गैदरिंग सॉल्ट जो लोग होते हैं, जो नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं, उनके एग्जाम्पल से ये बात वो बताना चाहता है। तो आइए ये इसका देखिए, इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वही है ये, ठीक है। और अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस। अब हमने जो पढ़ा है उसमें डायरेक्ट इस बात का नहीं, लेकिन हम उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसी तो कोई बात आई नहीं है एक्सट्रैक्ट में,
इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्सट्रैक्ट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, जब वो मोमेंट आएगा, वो क्षण आएगा जब साइलेंस को मेंटेन किया जाएगा तो क्या होगा। आंसर देखिए, इन दिस एक्जोटिक मोमेंट, एक्जोटिक मोमेंट को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं पिछली क्लास के अंदर कि एक्जोटिक का मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग हमने बताया था रिमार्केबल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इन दिस एक्जोटिक मोमेंट ऑफ साइलेंस, ये जो बहुत ही रिमार्केबल मोमेंट होगा जब साइलेंस होगी, एंड इंट्रोस्पेक्शन, और साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन, कि इंट्रोस्पेक्शन का समय होगा तो क्या होगा, मैन विल बिकम कॉन्शियस ऑफ द हार्म दे आर कॉजिंग टू अदर्स एंड टू देयर ओन सेल्व्स। देखिए क्या कहा है, तो उस समय इंसान जो है, जो मैन है, व्यक्ति जो है, वो क्या होगा, कॉन्शियस हो जाएगा किसके प्रति, उस नुकसान के प्रति, दे आर कॉजिंग टू अदर्स, जिससे वो दूसरों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस नुकसान के प्रति, एंड टू देयर ओन सेल्व्स, और अपने आप को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके प्रति क्या हो जाएंगे, वो कॉन्शियस हो जाएंगे। कब होंगे, कौन से एक्जोटिक मोमेंट में होंगे, और एक्जोटिक मोमेंट क्या था, जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे, जब साइलेंस को मेंटेन कर पाएंगे, तो उन्हें इन चीजों का एहसास होगा। इन दैट मोमेंट, उस समय, उस मोमेंट में क्या होगा, ऑफ इनएक्टिविटी, जो इनएक्टिविटी का समय रहेगा, यानी कि कोई एक्टिविटी वो नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, ऑल सच इवल विल कम टू एन एंड, तो इस प्रकार की जो नुकसान पहुंचाने वाली जो एक्टिविटी बताई गई है, तो इस प्रकार की सारी एक्टिविटीज अपने आप क्या हो जाएंगी, एंड पे आ जाएंगी, यानी कि खत्म हो जाएंगी। इज इट ओके, ये था व्हाट वुड हैपन इन दिस मोमेंट साइलेंस, कि इस साइलेंस के मोमेंट में क्या घटित होगा। पोइट बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा है साइलेंस होने की, साइलेंस मेंटेन करने की, और साइलेंस मेंटेन करने के बाद इंट्रोस्पेक्शन कर पाएंगे, और वो साइलेंस और इनएक्टिविटी और इंट्रोस्पेक्शन का टाइम ही एक्जोटिक मोमेंट कहलाता है, जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इसी के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन बनाए थे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ, कि इसमें जो फिशरमैन वर्ड यूज किया गया है वो किसका सिंबल है, यानी फिशरमैन के माध्यम से क्या चीज को कन्वे करना चाहता है पोइट। अगला इसी में व्हाट वुड हैपन व्हेन फिशरमैन डू नॉट हार्म व्हेल्स, कि अगर फिशरमैन जो हैं, मछुआरे जो हैं, अगर वो मछलियों को नुकसान ना पहुंचाएं तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फिशरमैन किसका सिंबल है, द फिशरमैन सिंबलाइजेज मैन्स इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर फॉर हिज वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी कि उसकी जो इंटरेस्ट निहित है जिसके अंदर, उनके लिए वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसको, नेचर को कर रहा है, यानी कि उसकी इस प्रकार की एक्टिविटीज हैं इंसान की कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने कुछ फायदे के लिए नेचर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, उसका शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। व्हेन फिशरमैन, ये तो है फिशरमैन का सिंबल क्या है, कि किसके लिए यूज किया गया है। आगे क्या इस क्वेश्चन, व्हेन फिशरमैन डू नॉट हार्म द व्हेल्स, कि जब वो वेल्स को नुकसान करना बंद कर देंगे, तो यहां पर यह भी आ सकता है कि वेल्स किसका सिंबल है, तो यहां पर वेल्स जो वो भी एक नेचर का सिंबल है, क्योंकि जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो किसको सिंबलाइज करता है, कि वो नेचर की क्रिएशन है। ठीक है, व्हेन फिशरमैन डू नॉट हार्म द वेल्स, द इनोसेंट एनिमल विल नो लॉन्गर बी अंडर थ्रेट, यानी कि थ्रेट का मीनिंग एक खतरा, तो अगर वो नुकसान पहुंचाना बंद कर देंगे तो इनोसेंट जो मासूम एनिमल, जो जानवर है, विल नो लॉन्गर बी अंडर थ्रेट, तो उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा। किस प्रकार का खतरा, ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन का मतलब खत्म होने का, तो उन जानवरों को जो बहुत ही इनोसेंट है उनको खत्म होने का, विलुप्त होने का खतरा जो है वो नहीं होगा। इज इट ओके, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन से ही सारी की सारी पोइम, सारा का सारा स्टंजा आप लोगों को समझ आएगा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो जो बच्चे बहुत ही सिंसियरिटी से काम करना चाहते हैं,
जो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, उनको हर एक वर्ड पर, हर एक लाइन पर काम करना होगा। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों के लिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक पैसेज के अंदर, तो किसी में कम बन रहे हैं, किसी में ज़्यादा बन रहे हैं, तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थ्रू द एक्सप्रेशन फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, ये जो लाइन दी गई है इस स्टंजा के अंदर, पैब्लो नेरुडा एक्सप्रेसेस विद कंसर्न फॉर, तो इस एक्सप्रेशन के माध्यम से जो हमारे पोइट हैं पैब्लो नेरुडा, वो एक्सप्रेस करते हैं क्या, हिज कंसर्न फॉर, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं किसके लिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। देखिए, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, कि भाई एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। देखो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट की बात की गई है, लेकिन अब बाकी ऑप्शन से तो कभी कभी कुछ बच्चे इन चीज़ों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि चीज़ें मिलती जुलती हैं, ऑप्शन मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको सबसे स्ट्रीक जो ऑप्शन होता है उसी को सिलेक्ट करना होता है, उससे दूसरा कर दोगे तो आप का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फूड स्कैरिसिटी, तो फूड स्कैरिसिटी, स्कैरिसिटी का मीनिंग होता है क्या बच्चों, इसका मीनिंग होता है कमी, कम होना, ठीक है। तो फूड स्कैरिसिटी की बात नहीं की गई है। द प्लाइट ऑफ फिशरमैन, फिशरमैन की प्लाइट, प्लाइट का मीनिंग क्या होता है, प्लाइट का मीनिंग होता है वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दुर्दशा, यानी कि बुरी कंडीशन, तो वेरी बैड कंडीशन। तो फिशरमैन की बैड कंडीशन की बात नहीं की गई है। अब यहां भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर हाँ, उनके हाथों में जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात की गई है, वो सॉल्ट गेनर्स जो सॉल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं उनकी बात हुई थी, फिशरमैन के प्लाइट की बात यहां नहीं की गई है, ये हमारा आउट है। बात आती है क्रूएल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के साथ क्रूएल्टी हो रही है जिसमें वेल्स का जिक्र किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है, इस लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ बात की गई है वेल्स के हार्म की, और वेल अपने आप में एक एनिमल है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो करके ये वाला आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, What message does the poet convey in these lines? इन these lines यानी कि इन लाइन्स के माध्यम से, ये जो लाइन्स आई हैं यानी कि स्टंजा जो दिया गया है, उनसे कौन सा मैसेज, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है? आंसर देखिए भाई, द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, पोइट कन्वे करना चाहता है, बताना चाहता है दैट की मैन्स हैबिट ऑफ बीइंग, यानी कि आदमी की, इंसान की एक हैबिट है क्या होने की, अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स एडवांसमेंट। अप एंड डूइंग का मतलब होता है एक्टिवली किसी चीज में बिजी होना, ये अपने आप में एक इडियम है अप एंड डूइंग, यानी कि एक्टिवली किसी चीज में इंगेज होना, बिजी होना, यानी कि काम करना अच्छे से, मेहनत से। एंड वर्किंग टुवर्ड्स एडवांसमेंट, और वो जो हार्डवर्क करते हैं, वो जो इंगेज होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, एडवांसमेंट के लिए होता है। और एडवांसमेंट का मीनिंग क्या, विकास, डेवलपमेंट, ठीक है। हैज रिजल्टेड इन मोर हार्म देन गुड, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होता है, मोर हार्म देन गुड, यानी कि उसका रिजल्ट होता है कि अच्छाई की बजाय नुकसान ज्यादा होता है। हैव यू गॉट इट? कि वो जिस एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, वो जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो एक रेस्पेक्ट में देखा जाए तो वो विकास है, लेकिन दूसरे रेस्पेक्ट में उस विकास से कहीं ज्यादा नुकसान है, ठीक है। इन दिस मैड रेस, इस प्रकार की ये जो मैड रेस है, पागलों वाली रेस है, ही हैज लॉस्ट द फीलिंग ऑफ केयर, और इस रेस के बीच में उसने जो केयर वाली फीलिंग होती है उसको खो दिया है।
एंड कंसर्न फॉर हिज ओन ब्रीदर्न, और अपने आप के जो भाई हैं, उनके जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए चिंता करना जो है उसको भी वो भूल गए हैं, छोड़ दिया है। अब यहां पर एक वर्ड आया ब्रीदर्न। तो देखिए ब्रीदर्न क्या है बच्चों, देखिए एक वर्ड होता है हमारा ब्रदर, और ब्रदर का जब प्लूरल किया जाता है तो इसके दो प्लूरल होते हैं, एक होता है क्या ब्रदर्स, और एक इसका प्लूरल होता है ब्रीदर्न। अब बात आती है दोनों के अंदर फर्क क्या है। तो देखिए ब्रदर का ब्रदर्स, जिसका कहते हैं कि सगे भाई, यानी कि ब्रदर का प्लूरल हमने क्या ब्रदर्स, तो क्या होगा सगे भाइयों की बात होगी, एक से ज्यादा यानी कि भाई, यानी कि बोर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स। लेकिन जब ब्रीदर्न की बात करें तो ये भी ब्रदर का प्लूरल है, लेकिन ये कम्युनिटी को लेकर के यूज होता है। किसको यूज होता है, कम्युनिटी को लेकर के यूज किया जाता है। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी की जैसे बात कर दें हम, कि हमने कहा कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, तो यहाँ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो जब भाईचारे की बात आती है, कम्युनिटी की बात होती है, जैसे कि आप किसी भी स्कूल में आप काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या, आपको एक मैसेज दिया जाता है कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि बेटा सभी स्टूडेंट्स आपस में आप भाई बहन हो, ये दिया जाता है। तो यानी कि वो रियल में ब्रदर एंड सिस्टर्स नहीं है, लेकिन उसी बात को जब भाईचारे की बात आती है तो उसी को क्या कहते हैं, ब्रीदर्न कहते हैं। इसीलिए यहां पर ब्रीदर्न लिखा हुआ है, ठीक है। कंसर्न फॉर हिज ओन ब्रीदर, यानी कि अपने भाईचारे को क्या करते जा रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल हमारा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इमेज डज द पोइट क्रिएट इन द लास्ट लाइन्स। जो लास्ट की लाइन्स हैं उनके अंदर पोइट कौन सी, व्हाट इमेज डज द पोइट क्रिएट, कैसी इमेज क्रिएट करता है। तो देखिए आंसर, द पोइट क्रिएट्स द इमेज ऑफ मैन्स कॉन्टिन्यूअस सफरिंग, यानी कि एक इंसान जो है वो लगातार परेशान है, एडवांसमेंट के नाम पर उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, उसकी लाइफ जो हो गई है वो भागदौड़ भरी हो गई है, और उस एडवांसमेंट के नाम पर उसको यही नहीं पता कि मैं अपना भी खुद का नुकसान कर रहा हूं और मैं परेशान हो रहा हूं कंटिन्यू, किसके कारण, सिर्फ और सिर्फ इस इंगेजमेंट के कारण, इस एडवांसमेंट के नाम पर जो काम कर रहे हैं। और देखिए तभी तो कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, लेकिन आज का जीवन संघर्ष से कहीं बढ़कर बड़ा संघर्ष बनता जा रहा है, ठीक है। तो उसका जो कंटिन्यूअस सफरिंग, सफरिंग का मतलब परेशान होना है, दुख होना है, दुखी होना है, तो उसी चीज की इमेज यहां पर क्रिएट करता है पोइट। इन दिस एफर्ट्स टू ऐड कंफर्ट टू हिज लाइफ, और वो ये मेहनत किस लिए करता है, वो ये मेहनत किस लिए करता है, उसके जो भी प्रयास हैं, जो भी उसकी मेहनत है, एफर्ट्स हैं, क्या करने के लिए, टू ऐड कंफर्ट टू हिज लाइफ, अपनी लाइफ को वो क्या बनाना चाहता है, इजी बनाना चाहता है, उसी के लिए वो मेहनत कर रहा है, वो एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंगेज हो गया है, लेकिन एक्चुअली कंफर्ट जोड़ने के लिए जो वो मेहनत कर रहा है, उसी मेहनत ने, उसी एक्टिविटीज ने उसे क्या बना दिया, डिस्कंफर्ट बना दिया, डिस्कंफर्टेबल बना दिया। यानी कि कंफर्ट टू हिज लाइफ, ही हैज पेड नो हीड टू द पेन ही हैज बीन कॉजिंग टू हिमसेल्फ। यही बात है कि जिस लाइफ में वो ऐसो आराम यानी कि रिलीफ ऐड करने के लिए काम कर रहा है, तो उसने इस बात पर नो हीड, हीड का मीनिंग क्या होता है, हीड का मीनिंग होता है ध्यान देना, तो उसका इस बात की तरफ, पे हीड होता है ध्यान देना, तो उसने इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं है, किस बात की तरफ है, द पेन ही हैज बीन कॉजिंग, यानी कि जो पेन, जो दुख दर्द वो सहन कर रहा है, टू हिमसेल्फ, अपने आप में, वो भूल गया है कि मैं कंफर्ट के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन ये जो काम करने का तरीका है, इसी के कारण तो मेरी लाइफ तो क्या होती जा रही है, डिसबैलेंस होती जा रही है, ठीक है। हाउ एवर, लेकिन फिर भी, व्हेन सिटिंग स्टिल, जब वो बिल्कुल शांत बैठता है,
मैन विल हैव टाइम टू लुक आफ्टर हिज ओन सेल्फ, तो उसे क्या मिलेगा, अपने आप को एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, उसे अपने आप को समझने का, अपने आप की केयर करने का मौका मिलेगा। एंड हील हिज वाउंड्स, और उसके जो भी घाव हैं, यहाँ पर वाउंड्स का मीनिंग होता है घाव, और घाव का मीनिंग यहाँ पर परेशानियों से है, कि जो भी परेशानियां हैं उनको वो क्या कर पाएगा, ठीक कर पाएगा। हील का मतलब होता है घाव भरना, तो हील हिज वाउंड्स, तो यानी कि अपनी परेशानियों को वो समझ पाएगा। यही बात है, यही इमेज क्रिएट करना चाहता है लास्ट की लाइंस में पॉइंट। क्लियर है? चलिए अगला सवाल हमारा है, ये हो गया। हाँ, अगला सवाल है हमारा, देखिए कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली का मीनिंग क्या होता है? अप्रोप्रिएटली का मीनिंग होता है एप्टली। एप्टली यानी कि उचित, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो उसने कहा है इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, और उसने सेंटेंस दिया है हर्ट हैंड्स इम्प्लाई। हर्ट हैंड्स की जो बात आई है वो इम्प्लाई करता है, यानी कि इंगित करता है, किस चीज को बताता है, तो वो आगे आपको क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए, इम्प्लाई वन सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, यानी कि अपने आप के द्वारा ही खुद को दी गई इंजरीज caused ड्यू टू आवर इन्वॉल्वमेंट इन हार्मफुल एक्टिविटीज, यानी कि वो इसलिए हुई है कि हम बहुत ही खतरनाक एक्टिविटीज में अपने आप को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। कैरिड थॉटलेसली इन आवर लाइफ, जो हमारे जीवन में बिना सोचे समझे हम उन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। यही बात करता है हर्ट हैंड्स, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन हर्ट हैंड्स, कि हर्ट हैंड्स को डिफाइन करिए, ये क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था, मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन होंगे इस। हाँ, अब आ जाता है अगला। तो अगला जो है ये आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम ये बात अगला जो है ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अदरवाइज क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं। इसके अंदर हमने प्रीवियस जो हमने अभी ख़त्म किया, इसके अंदर केवल 6 क्वेश्चन थे, इसके अंदर 12 से 13 क्वेश्चन हैं। तो उसके लिए हमें पूरी कंप्लीट एक क्लास चाहिए, ये क्लास करेंगे बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में करेंगे ये। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इनके क्वेश्चंस जो बनेंगे वो तो हम यहाँ सोल्व करेंगे, लेकिन आप इसके हर एक वर्ड, हर एक लाइन को समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम इसको सोल्व करवाएंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है, ये असाइनमेंट के तौर पर है, ये करने की कोशिश करना। नहीं होगी, नहीं सोल्व होगा, नहीं समझ आएगा, कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। थैंक यू दोस्तों।